बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैं समझता हूं कि अगर स्पीकर में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उनका कोई जवाब नहीं रह गया कि वो कौमी असेंबली का स्पीकर बने, उनको रिजाइन करना चाहिए। आप तो 2013 से सरदार याद सादिक को स्पीकर मान ही नहीं रहे। ये हैं पाकिस्तान के इदारे जिनका काम है पाकिस्तान को सर्व करना, वो एक खानदान को सर्व कर रहे हैं और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जितना झूठ वो बोल कर जाते हैं उसके बारे में कोई सच तो बताए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हम बार बार कहते हैं कि हम कबूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 खबरें आज बहुत अहम है। एक तो चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जो न्यूज़ लीक्स की तफ्तीशी रिपोर्ट है उसके अंदर अभी तक यूनानिमिटी नहीं आई है, उसमें कुछ इख्तलाफ राय मौजूद है, इसलिए वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। जैसे ही उन्हें मिलेगी तो वो रिपोर्ट मीडिया के साथ उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो शेयर करेंगे। उम्मीद रखते हैं कि आ जाए, क्योंकि पहले उन्होंने 3 दिन का वादा किया था, अब तो पता नहीं कितने महीने गुजर गए। दूसरा, एक यहाँ कुछ फॉरेन नेशनल 450 घरों में आबाद थे, जब सर्वे शुरू हुए तो उन्होंने डाटा देने से इनकार कर दिया था। तो चौधरी निसार ने आज उस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने देने से इनकार कर दिया तो हमने हुक्म दिया कि इनके घरों को सील कर दो जो डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो उसमें से 40 ऐसे हाउस होल्ड थे जो वो घर छोड़कर असम्बली अपनी जो एम्बेसीज हैं उनके अंदर शिफ्ट हो गए, और वहाँ उन्होंने डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो थी उसको अपना फौरी तौर पर एक्सरसाइज किया, इन्वोक किया, और बाकी मामला जो है वो क्लियर हो चुका है बाकी घरों का। ये पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल है। स्टार्ट इसका बड़ी हद तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, जब खुल्लम खुल्ला छुट्टी मिल गई थी CIA को और FBI वालों को। मुझे याद पड़ता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद दोहराया था कि अमरीकी कहते थे कि यहाँ पे उसामा और पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ढूंढ लो, अगर मिलता है तो इस तरह के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं तो खुद तलाश कर लो। इतनी ओपन एक्सेस दे दी थी, और उसकी अखीर कर दी खुद हुसैन हक्कानी के अपने लफ्ज़ों में कि उन्होंने इस्लामाबाद से इजाज़त लेकर बहुत से लोगों को वीज़े दे दी, और CIA और जो कमांडोज थे यहाँ बैठे हुए थे और क्या करते थे इसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल भी नहीं था, और उसामा बिन लादेन के मारे जाने में इन लोगों ने बड़ा इनवैल्यूएबल रोल अदा किया। ये वो सूरत हाल है। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रोग्राम के अंदर, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक है मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन, क्योंकि 2 साल का जो पहले मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत अभी भी महसूस करती है कि जो हमारा रेगुलर कोर्ट सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसके अंदर इन दहशत गर्दों को सजाएं नहीं दी जा सकती, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स को मज़ीद 2 सालों के लिए एक्सटेंड करना है। दूसरा, जो आजकल लीगल बैटल चल रही है, एक तरफ पनामा की तो दूसरी तरफ रेफरेंसेस फाइल थे इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़। इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये वो डिस्कस नहीं कर सकते, काबिल समाअत नहीं है। तफसील क्या है, मैं ख़ुद इतना माहिर नहीं हूँ इस इशू के ऊपर, तो जो हमारे मेहमान हैं दोनों इस इशू के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखते हैं। एक के ऊपर रेफरेंस था, दूसरे वैसे लीगल मामलात के माहिर हैं, तो दोनों से आज आरा लेंगे। इस हवाले से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू होंगे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और जहांगीर खान तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आज आप खुश हैं, जीत गए हैं, क्या हुआ है आज, कुछ बता दें आप और इमरान खान? जीत गए हैं, भरपूर तरीके से जीत गए हैं, और ये जो रेफरेंसेस फाइल किए गए, ये अब तो साबित हो गया कि ये इनकी कोई बुनियाद नहीं थी, इनमें कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसके ऊपर कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ सके, और ये भागते रहे इनके वकील। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि जहांगीर तरीन और इमरान ने ऐसा किया नहीं, या आपने मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन की थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो काबिल समाअत है? मैं आपको इसको क्लियर क्या हुआ, क्या थोड़ी वज़ाहत कर दें। ये तो तफसीली फ़ैसला आएगा, उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, मगर मैं बुनियादी बात कहता हूँ आपको। बुनियादी बात यह है कि जब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन हो और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की वजह से कोई चीज़ केस को खारिज कर दिया जाए, तो सबसे पहले कोर्ट ये करती है कि जी अगर टेक्निकल कोई एतराज़ात हैं तो आप टेक्निकल एतराज़ करें, और अगर टेक्निकल एतराज़ात जो है वो क्लियर हो जाते हैं, फिर आप मेरिट की डिस्कशन पे जाते हैं। डिस्कशन भी नहीं होती मेरिट की अगर टेक्निकल। आपने मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन की? जी हमने मेंटेनेबिलिटी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं की। हमने ये कहा कि स्पीकर साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। अगर वो माइंड अप्लाई करते तो जिन आइन की शिकों के बारे में इन्होंने कहा है इसलिए डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, तो ये रेफरेंस उसी वक्त वापस हो जाता। आगे सुने, फिर मेरिट के ऊपर पूरी डिस्कशन हुई। मेरा ख्याल है अगर
कोर्ट की टाइम देखें अब कितना खर्च हुआ, तो 80% टाइम मेरिट के भी डिस्कशन पे खर्च हुआ। मेरे बारे में भी जो भी 2-3 पॉइंट थे, एक चीज़ की मेरिट पे डिस्कशन हुई, उनके वकील ने दलाइल दिए, मेरे वकील ने जवाब बैरिस्टर दिए। साहब से भी पूछ लें फिर मैं इस इमरान केस की खान साहब की भी मेरिट पे। तो जब बैरिस्टर मेरिट साहब पे डिस्कशन केस हो है जाए क्या? तो आगे नहीं हो सकता, टेक्निकल नहीं होता ये इनका स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये गलत है क्या? इन्होंने मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन की थी या क्या हुआ? ये जो रेफरेंसेस फाइल हुए उससे पहले नवाज शरीफ साहब या उनके लोगों के ख़िलाफ़ भी फाइल हुए। ये मसला ACP में चलता रहा कि आप मेंटेनेबिलिटी लोकस को पहले फ़ैसला करना चाहते हैं या मेरिट पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त इलेक्शन कमीशन का व्यू ये था कि आप लोग जवाब दें और उसके बाद हम इस पे फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। इस पे लेदे हुई है मुख्तलिफ पार्टियों के वकला के दरमियान। अब जो उन्होंने शार्ट आर्डर अनाउंस किया है, डिटेल तो साफ़ खान साहब ठीक कहते हैं, हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिसमिस फॉर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन मेंटेनेबिलिटी। इसका मतलब लीगल लैंग्वेज में ये है कि केस के 2 हिस्से होते हैं, एक उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, एक उसका मेरिट है, तो मेरिट पे वो नहीं जाएंगे। अगर तो यही फ़िक्रा जो हमने सुना है, इसका मतलब यही है दे विल नॉट टच अपॉन द मेरिट, दे विल ओनली टच अपॉन दी मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में उन्होंने क्या कहना है? 2 बातें। खान साहब, जहांगीर खान साहब का जो जवाब है उसके पहले 5-6 पेजेस जो हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर हैं कि ये स्पीकर को नहीं भेजना चाहिए था, ये नहीं बनता, ये मेलाफाइडी है, कोरम नॉन जूडिस है, ये खालिस टेक्निकल इतराज़ात है। ये एक दूसरा होता है कि क्या ECP की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये 2 मामलात के ऊपर उनका फ़ैसला आएगा। मेरा अपना ख्याल ये है एज ए लॉयर, जो उन्होंने स्टेटमेंट मैंने आज पढ़ी है, वो स्पीकर को भी चैलेंज नहीं करेंगे। नॉन मेंटेनेबिलिटी जो है ना, वो उस इदारे की जुरिस्डिक्शन के ऊपर होती है। जजमेंट उनकी इस मौजू पे आएगी कि हमारी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये टेक्निकल है, मेरिट पे ऊपर जजमेंट उन्होंने जो ऐलान किया है वो नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। जी देखें, ये जो है ना कहना कि स्पीकर मेलाफाइडी है, ये टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, ये फैक्ट्स के ऊपर है कि वो मेलाफाइडी है, और फिर हमने अपनी पूरी प्रूव किया कि क्यों मेलाफाइडी है। क्यों मेलाफाइडी? मैं अर्ज़ कर देता हूँ, छोटी सी बात एक बता देता हूँ, बाकी बातों में तो हम यहाँ बैठ के केस नहीं लड़ सकते। मेरे उन्होंने इलेक्शन का नॉमिनेशन पेपर चैलेंज किए कि जी इसमें ये लिखा हुआ था और दूसरी जगह पे FBR में ये रिपोर्टेड था। उसका जवाब भी मेरे पास है, मैंने पूरा दे दिया और मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट लाहौर में केस जीत भी चुका हूँ। मगर कमाल की बात ये नदीम कि वो जो पेपर जिसमें से उन्होंने फिगर निकाले, जो उन्होंने सबमिट किए, वो 2013 की इलेक्शन के थे। भाई मैं तो 2015 में असेंबली में आया हूँ ना, तो अब ये इसको भी आप कहेंगे ये टेक्निकली है। 2013 के नॉमिनेशन पेपर थे जो इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर चार्ज लगाने के लिए, हालांकि मैं 2015 में इलेक्ट हो गया, 2013 में तो मैं हार गया था यार। लेकिन 2013 के पेपर लीगल रेफरेंस के तौर पर काबिल इस्तेमाल नहीं है बैरिस्टर साहब? काबिल इस्तेमाल है, नॉट इन दिस, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अभी भी पड़े हुए हैं। वो ग्राउंड लीगल और है। हाँ। देखिए, एक फैक्चुअल साइड है, ग्राउंड टेक्निकल ये है कि 15 के इलेक्शन के करीब के तुम पकड़ते ना, आपने 13 के क्यों किया? उनका एलिगेशन जो मैंने देखा है रेफरेंस में वो ये है कि आपने एक टैक्स एग्रीकल्चर का जो है ECP में और डिक्लेयर किया है और आपने FBR में और डिक्लेयर किया 2013 का, ये ठीक है। अगला वकीलों का आर्गूमेंट ये होता है कि जनाब ये तो इलेक्शन से पहले की चीज़ें हैं, इलेक्शन के बाद आपने क्यों चैलेंज की है? ये खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा, इमरान खान साहब ने। तो ये टेक्निकलिटीज यही है। देखिए, जो स्पीकर के रेफरेंस को ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करना, ये भी टेक्निकल चैलेंज कहलाता है। ऐसा ही है जैसा नवाज शरीफ साहब अगर गए सुप्रीम कोर्ट में, कहते इमरान खान साहब का जो है ये मेलाफाइडी है, फलाना, मैं जवाब नहीं देता, ये कहते ये टेक्निकल होता। उन्होंने ये इस तरह का कोई जवाब एक बात बताएं, वहाँ नहीं लिखा। स्पीकर साहब ने नवाज शरीफ साहब का रेफरेंस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि PTI वालों ने इसको बहुत बड़ा जवाब सुनाया और मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बायस लगा डिसीजन उनका, मुझे भी बायस लगा। स्पीकर साहब तो अपना जवाब वो खुद देंगे। अच्छा, या दोनों ये चैलेंजेस हैं, अदालतों में चल रहे हैं मामला, ये तो देखा जाएगा कि वहाँ क्या होता है। मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन स्पीकर साहब का इसलिए भी नहीं कि एग्जैक्टली स्पीकर साहब को भेजने से पहले ये नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ 3 बल्कि 4 यही पटिशन्स जो स्पीकर के पास थी ऑलरेडी ECP में पेंडिंग पड़ी है। इमरान खान साहब की,
जो उनकी जो यास्मीन राशिद के उनकी पार्टी की उनकी तरफ स्पीकर को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर नहीं, वही नहीं, दो के रेफरेंस भेज रहे हैं तो मियां साहब का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने जाकर ये जो पिटीशन उनके खिलाफ हुई हैं 4, उनमें से किसी एक में उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेल ऑफ आईडी है। सबका उन्होंने मियां जवाब साहब का दिया। रेफरेंस क्यों नहीं भेजा उन्होंने? स्पीकर का खैर मैं राय नहीं दे सकता। तरीन साहब, आप स्पीकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसकी क्या जवाब यही बनाएंगे कि बायस था वो देखिए, स्पीकर का ये फैसला? जो इन्होंने किया स्पीकर साहब ने, ये साफ नज़र आता है कि ये बायस था कि नवाज शरीफ साहब का भेजा नहीं। जो पनामा, जो अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वही रेफरेंस था। वो उनको कहा, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बनता नहीं है, मैं आगे नहीं भेजूंगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो उठा लिया। तो एक तो यहाँ से भी बात निकलती है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, इमरान खान का और मेरे ऊपर जो भी इन्होंने मवाद दिया, वो उसमें कोई स्पीकर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और उन्होंने भेज दिया, और ये प्रेशर में भेजा। साफ जाहिर है कि ये नवाज शरीफ साहब के कहने पे काम किया गया, जो एक बड़ी ज़्यादती है। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हमारा भी उतना स्पीकर होना चाहिए जितना कि वो नवाज शरीफ साहब। लेकिन तरीन साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, अगर आपके टैक्स के नंबर ECP में और थे और FBR में और थे, आपका एक वो केस अभी भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो नून लीग के वो 3 नुमाइंदे बैठ के कर रहे थे, कुछ आपने वो रेगुलराइज कराया हुआ है CCP से, कोई आपके वो खानसामा के नाम पे चीज़ें थी। अगर ये इरेगुलरिटी आपने कमिट की तो आपको सजा मिलनी चाहिए उसकी। ये तो कोई जवाब नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। आप ले लें टैक्स के केस को, ठीक है। अगर मैंने ये केस, आपका ख्याल है कि जो इस वक्त इनके साथ वो इनके खिलाफ खड़ा हूँ और इनके खिलाफ पनामा के ऊपर मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, हर एक से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पार्टी को, तो ये बताएं कि मुझे छोड़ते? इन्होंने ये बाकायदा मेरे ऊपर टैक्स का नोटिस निकाला, बाकायदा मैंने उसका जवाब दिया। वो जवाब जो है ट्रिब्यूनल ने माना, 100% माना। इनके रेफरेंस को, उधर जो टैक्स का जो केस बनाया था उसको डिसमिस कर दिया, और उसमें लिखा कि इनके पास, जहांगीर तरीन के पास जितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे उससे ज़्यादा हैं, और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। SCCP में तो आपने खुद खत लिख के सेटलमेंट करी, आपके सन इन लॉ की कंपनी। देखिए, वो मैं आपको अर्ज करूँ, जो अब आप मेरिट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी मेरिट्स पे डिस्कशन जो है ये इलेक्शन कमीशन में हुई है। एक चीज़ की भी डिस्कशन हुई है, और हमने इसमें साबित किया है कि ये कोई गलत काम नहीं हुआ। और जहाँ तक मैंने किया था, जो मेरा एक काम था, जो जिसके ऊपर शेयर्स की खरीद व फरोख्त थी। देखें, हम लोग ये शेयर्स की फरोख्त भी करते हैं, ज़मीनें भी खरीदते हैं। पाकिस्तान में बेनामी दूसरे के नाम पे चीज़ें ली जा सकती हैं, कानून में इसमें कोई गलत काम नहीं है। और बेनामी ट्रांजैक्शन की आपने? जी, मैं सुनूँ आपको। जी हाँ, मैंने की। क्यों? मैं जिस तरह मेरी प्रोफाइल है शुगर इंडस्ट्री में, मैं अगर कल सुबह उठ के मैं एक शुगर मिल के शेयर अपने नाम पे ले लूँ, तो उस शुगर मिल के शेयर जो है उसमें इतना इजाफा हो जाएगा एज इफ लोग समझेंगे मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। तो देयरफॉर शेयर मार्केट में न सिर्फ मैं और लोग भी ये काम करते हैं। लोग जब जाके कहीं ज़मीन परचेज करते हैं, जिन्होंने वहाँ पे, जैसे मैंने कहीं शुगर मिल लगानी है, मैंने जब ज़मीन परचेज की, कुछ ज़मीन हो बेस्टर साहब से इसकी वजाहत लेनी है। ये करते हैं ऐसे। असल बात पता क्या है? नहीं, जो चीज़ आपको देखनी चाहिए, क्या पैसों का सोर्स जायज़ था या नहीं था। अगर मैंने किसी के नाम पे चीज़, बेनामी ट्रांजैक्शन अच्छा काम नहीं है जी। क्या आपका बेनामी ट्रांजैक्शन अच्छा काम? देखे, कानून में इसकी गुंजाइश थी, लेकिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आप जैसी शख्सियत पैसे इस्तेमाल तो मेरे जैसा कोई गरीब आदमी मजदूर कर ले तो और बात है, आपको नहीं करनी चाहिए। मैं इस बैरिस्टर साहब आप बताइएगा। मेरी आखिरी बात सुनो। जो पैसों का सोर्स था उस पर ना आज सवाल उठा, ना उस वक्त सवाल उठा, क्योंकि सारे पैसे जो थे वाइट मनी था, टैक्स पेड था। सिर्फ एक वक्ती तौर पे एक काम करने के लिए मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल की। और जो फिर मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन, क्या हमारे कानून में गुंजाइश थी इसकी? तरीन साहब कहते हैं कानून में गुंजाइश थी। बिल्कुल ये सही है। सही है ये बात? कानून में अभी हम एक लॉ बना रहे हैं, डार साहब कह रहे थे वो अमेंड कर रहे हैं। अब सो फार लॉ में ओनर ऑफ जो प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें इसकी इजाज़त थी। जी बिल्कुल थी। मैं इससे जहाँ तक, लेकिन मसला आ गया है। जो मैंने रेफरेंस पढ़ा है वल्लाह वालम, मैं अगर आज आप यहाँ मेरिट्स पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं या जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया? वैसे बाय द वे नहीं किया, इसका जवाब मैं, लेकिन हम लोगों को तफसीली तो बताएं। उसमें मैंने जो रेफरेंस देखा है ना, उसमें इशू थोड़ा डिफरेंट है। इशू ये है इनसाइडर ट्रेडिंग का, क्योंकि खान साहब या इनकी जो मिल थी वो दूसरी मिल की बोर्ड पे थी, उनको पता था कि ये हो रहा है, इस वजह से खान साहब के जो मुलाजिम थे उनके थ्रू ये ख़रीदे जाए। बेनामी हो सकती है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। फिर जब वो नोटिस आया CCP का, उसके बाद ये है कि इन्होंने तस्लीम करके
पैसे भी जो गेन हुआ था वो भी वापस किया और जो पॉसिबल उसका जुर्माना था वो भी पे किया। रेफरेंस में ये एलिगेशन सेटलमेंट लेट द ईसीपी डिसाइड, मतलब साहब ज़रा कोर्ट में सामला है, मैं ज़रा इतिहास से मेरा ख्याल ही नहीं छोड़ेगा इसको। अच्छा, आई कैन गारंटी यू, लफ्ज़ जब वकील लिखता है जज कि क्वेश्चन ऑफ नॉन मेंटेनेबिलिटी, मेरिट के ऊपर एक लाइन नहीं होगी। मेरे ख्याल में मेरिट की डिस्कशन हुई थी, नहीं हो सकता कि मेरिट की डिस्कशन किस लिए हुई थी, फिर खामखा टाइम ज़ाया किया था हमारा। होगा हुई, क्यों डिस्कशन हुई थी? मुस्लिम लीग नून के ऊपर और नवाज शरीफ के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये इमरान खान साहब की पार्टी का, ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं। इस जजमेंट में यही कुछ होना है। हम टेक्निकलिटी के पीछे अगर छुपना होता तो मेरिट पे खान साहब यही कुछ आएगा। मैं बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा, लेकिन एक एडवांटेज है मुझे कि मैं तरीन साहब को लाइव प्रोग्राम में बैठ के इनके टैक्स के नंबर, इनकी वो जो बेनामी ट्रांजैक्शन है उसका सवाल पूछ लिया। ये बेहतर फीलिंग है लोगों के लिए भी कि मैं इनसे पूछ सकता हूँ, अकाउंटेबल हैं, ये लोगों को जवाब दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को मैं पूछ नहीं सकता, वो अदालत में कतरी खत वकील के जरिए भिजवा देते हैं, मैं उनको पूछ नहीं सकता। सो आई फील रियली बैड। मेरे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे हक होना चाहिए मैं उनसे ये सवाल कर सकता हूं। देखिए यकीनन पार्लियामान में उसका हल है। इन सवाल जितने उन पर एलिगेशन हुए हैं ना, उनके जो जवाबात उन्होंने ईसीपी सुप्रीम कोर्ट में दिए मैं आपको दे देता हूँ। मैं जो कतरी खत नहीं जो टैक्स के मुतल्लिक नहीं, सिर्फ कतरी खत का जवाब दे दें बैठे साहब, बस आज सिर्फ कतरी खत की बात। देखिए वो मामला चूंकि सब जुडिस है हाईएस्ट कोर्ट पे, मैं अभी भी कहता हूँ उसको डिस्प्रूव अगर करना है तो ओनस फिर आप पे होगा। कतरी खत को जिस दिन पाकिस्तान ने मान लिया उस दिन हम अपना पूरा निज़ाम तबाह कर लेंगे। नहीं देखिए आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, आप पर अच्छे अच्छे उहदों पे रहे हैं, आपका एक किरदार है। अब आप हमें कैसे आप अपने कह ही नहीं सकते कि कतरी खत जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहा नदीम साहब ने कि ये तो कतरी खत का मतलब है फिर कोई पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइम करेगा ही नहीं। जो जिसके ऊपर आप हाथ उठाएंगे वो कहेगा जी मेरे जो कतर से पैसे आए थे। अब जब मेरे ऊपर टैक्स का डिफरेंस की उन्होंने नोटिस दिया तो मैंने तो नहीं कहा था मेरा अरब शेख था उसने मुझे पैसे दिए थे, मैंने जाके कहा यार ये मेरी कमाई थी, ये तो एक एक चेक यहाँ ये है बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई ज़ीरो कैश ट्रांजैक्शन थी, ज़ीरो। अच्छा, उस केस में जो इंटरेस्टिंग पोजीशन है, मियाँ साहब उसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी दुबई वाली फैक्ट्री से लेकर जद्दा वाली मिल से लेकर अपनी जो लंदन वाले अपार्टमेंट से लेकर जो फाइनल सेटलमेंट अल तौफीक केस की है, हर एक में या कतरी खत है या यूएई का शेख है। तो दिस इज नॉट तमाम ट्रांजैक्शन कैश की है, यानी कि अल तौफीक की पेमेंट जो $8 मिलियन की उसका भी कोई रसीद नहीं है कि ये हमने बैंक में पर्चियों पे। अल तौफीक केस में $8 मिलियन की जो जज उन्होंने कहा ना उनके वकील थे भट्ट साहब के, उस जमाने में पर्चियों पे काम हो जाता था। इस केस के बारे में मैं आपको देखिए बात यह है कि पनामा केस के बतौर वकील मैं ज़रा एहतियात से गुफ्तगू करूँगा। उसके दो हिस्से हैं। एक स्टार्ट में डिस्कशन होती रही जिसमें कोर्ट्स कहती रही कि जनाब 4 प्रॉपर्टियों से आगे ना निकले। जब उन्होंने 4 प्रॉपर्टियों से हट के इमरान खान साहब के वकील ने कोशिश की, खान साहब भी वहाँ बैठे होते, वो रोकते भी थे कि आप ना जाओ। बाद में मामला खुल गया। इस वक्त सूरत हाल ये है 72 से लेकर 2013 या 16 तक पूरी इकनॉमिक लाइफ नवाज शरीफ साहब की, उनके बाप की, उनके बच्चों की माइक्रोस्कोप के नीचे है। पहली बात तो ये अलग बहस है कि एक लाइन भी उसके बारे में बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई नहीं है। ये मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ एज ए लॉयर, नॉट एज ए पार्टी एक्टर। मामलात हैं कारोबार के उनके बाप के शुरू किए हुए या आगे गए हैं उनके बच्चों, उनको असल में जवाब देना है। नवाज शरीफ साहब अगर टेक्निकल बुनियाद पे खड़ा होता, जो हमने मशवरा दिया था, मैं ऐलान कहता हूँ, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन या बच्चों का आना यहाँ ला आपका कुछ नहीं कर सकता, आप ना है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं जाऊँगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं बाप का भी जवाब दूंगा, अपना भी दूंगा, बच्चों को दूंगा। लेकिन यकीनन ये कारोबार 50-60 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर फैला हुआ है। उसका हिसाब आना, पाकिस्तान का ला आपको 7 साल से बाद डॉक्यूमेंट रखने को कहता नहीं, कोई मांग नहीं सकता। पाकिस्तान टैक्स का 5 साल के बाद नहीं मांग सकते, 7 साल के बाद भी नहीं मांग सकते। वो 72-73 की अलाटमेंट तक ले आए हैं। मैं फिर भी कहता हूँ अगर वो एक लाइनर ये कह देते, एक लाइनर कि जी 5 साल के बाद टैक्स रिकॉर्ड नहीं है या कोई रिकॉर्ड नहीं, हम नहीं देते, पाकिस्तान की कोर्ट को ये मानना पड़ता। लेकिन उन्होंने तो कोई दलील दी ही नहीं है। लेट द कोर्ट डिसाइड। क्योंकि मैं इसमें ऐसा करूँ, क्या सही रहे, लॉ है टैक्स का ये कि 5-6 साल के पीछे आप रिकॉर्ड में नहीं जा सकते, 5 साल पुराना विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए। मगर असल सवाल ये है कि जब आपको प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क के, और उस वक्त भी जब ये केस उठा
जब भी आप प्राइम मिनिस्टर हों या आप रह चुके हों, तो फिर तो लोगों के पास ये सवाल करने का वो मवाद तो बन जाता है ना कि जी ये क्या है कि आपके पास यकदम फ्लैट आ गए, ना आपके टैक्सेस से, ना आपके पास रिकॉर्ड है पैसे भेजने का, और यकदम एक टैक्सेस आ गए। तो इसलिए क्योंकि ये फंस गए तो इनको ये एक फ़र्जी ख़त बनाना पड़ा कतरी का। और कमाल ये है कि कतरी ख़त जितने भी इनके गैप थे ना फाइनेंशियल, वो एक दिन एक सेकंड कतरी ख़त आया जिसके अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ था कि जी इतने पैसे ये वहीं से पैसे आए, उसका हिसाब किताब इन्होंने। लेकिन तरीन साहब, जितनी आज आप विक्ट्री के मूड में और खुश हैं, बड़े राजी हैं, आज आप जीत आए, तो नहीं है। अब 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद पनामा का फैसला भी आना है, आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इसी खुशी से उसको कबूल करेंगे। इससे ज़्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा खुशी पूरा यकीन है, इससे ज़्यादा खुशी होगी। और इसी पे कोई गालियाँ भी नहीं निकालेंगे। इसी की बात अब ब्रेक के बाद कर लूँ। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। थोड़ा सा मिलिट्री कोर्स की बात कर लें जी, फिर दोबारा एंड पे इस टॉपिक पे आ जाएंगे। बैरिस्टर साहब, क्या करने जा रहे हैं मिलिट्री कोर्स के ऊपर? देखिए, मिलिट्री कोर्स के ऊपर आज कम बेश एक अमूमी हमारा कंसेंसस डेवलप हो गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पार्लिमानी लीडरों के साथ मीटिंग होती है, ग़ालिबन 9 के करीब है, इसमें 7 में मैंने भी शिरकत की है। मैं गवर्नमेंट की टीम का हिस्सा हूँ जो मुज़ाकरात करती रही है। उसमें कुछ चीज़ों पे तो हमारा पहले दिन से इत्तफाक था सब कसता, और कुछ पे थोड़ा आज हुआ है। मसलन इस पे तो सब मुत्तफिक थे कि गैर मामूली हालात कंटिन्यू कर रहे हैं, लिहाजा कोर्ट्स बननी चाहिए, कड़वी गोली के तौर पर इसको लेना चाहिए। इस पे इत्तफाक हुआ। इस पे इत्तफाक हुआ कि अगले 2 साल में रिफॉर्म्स का रोड मैप विद फिक्स डेट्स क्या होगा, वो तय हो गया। ये तय हो गया कि जो रिफॉर्म जितनी भी हैं, इवन होल नेशनल एक्शन प्लान, इसको एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी मे बी हेडेड बाय स्पीकर, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग होंगे, वो इसकी मॉनिटरिंग ओवरसीइंग करेगी। बिस्मिल्लाह, ये भी मामला जो है वो तय हो गया। रेजोल्यूशन उस इफेक्ट की हम अभी आ जाएगी। हमें डॉक्टर साहब ने बताया कुछ रोज़ पहले कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे पीपल्स पार्टी दौर में थी, वो बनाई जाएगी। जी वही। और उसमें तमाम ये बड़े लीडरों को हमारी दरख्वास्त है कि यही बैठ जाएँ, जो ये बड़े बड़े सारे कैद हैं, और ये भी कि शायद स्पीकर साहब या कोई और बुजुर्ग जो है उसको हेड कर। और ये इस तमाम रिफॉर्म एजेंडा जो हमने दिया है, पूरा नेशनल एक्शन प्लान, सारी की सारी ATA कोर्ट जितनी भी हैं, इनको वो ओवरसी करे और गाइड करे गवर्नमेंट। और ये कल आप बिल मूव करेंगे? जी, बिल जो है अभी हम बैठे, जब आपने बुलाया यही फाइनल कर रहे थे। जो आज एग्रीमेंट हुआ है उसकी जो नोक पलक संवारनी है, उस बिल में जो अमेंडमेंट हमने लानी है, हमारी ख्वाहिश है कि शायद ये कल टेबल हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। मौलाना फजल रहमान भी एग्रीमेंट? मेरा अपना ख्याल ये कि मौलाना फजल रहमान JUI ने हमें ये कहा था कि चूँकि मज़हब और सेक्ट का जो लफ्ज़ है अगर ये होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। हमने उनसे दरख्वास्त की है कि आप हमारा साथ दे दें। अब मुझे नहीं मालूम मगर भैया क्या होता है। आपकी दरख्वास्त की अभी तक कबूलियत नहीं हुई? मैं इस पर राय नहीं दे सकता। तरीन साहब, आपका इसकी आपकी जमात इसके ऊपर क्या पोजीशन रखती है? जी, हमने पहले दिन से ये पोजीशन ली थी, नंबर 1 के ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी जब आपको 2 साल मिले थे और आपको अपने नैब की इम्प्लीमेंटेशन का काम, जो कोर्ट्स को ठीक करने का काम जो है, वो आपको मुकम्मल कर लेना चाहिए था। चले, अगर मुकम्मल नहीं कर सकते थे आप, कम से कम आप एक हमें दिखाते थे कि जी ये हमने काम किए हैं, 50% हो गया है, 70% हो गया और बाकी इतने अरसे में हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5% काम भी नहीं किया इस चीज़ की, वो जो करना चाहिए था। अभी आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट ली इनसे? अब हमने हमने बिल्कुल ली है। अच्छा, अभी उन्होंने दी भी है। अब अच्छी बात ये हुई है कि हमने इंसिस्ट किया जी कि एक तो मैं सबसे पहले ये कह दूँ कि मिलिट्री कोर्ट जब सेटअप किए गए थे तो वो सही सेटअप हुए थे, उसकी वजह थी और ये ज़रूरी था। अब अगर हमारे कोर्ट सिस्टम बेहतर हो जाता तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, मगर क्योंकि बेहतर नहीं हुआ तो उनकी एक्सटेंशन जो है उससे हम पहले दिन से एग्री करते हैं। मगर साथ हमने ये कहा कि ये आप ये किस्सा ना बना, आप वोट करेंगे फॉर एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स फॉर 2 more years। जी, तो PTI वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इमरान खान वोट करने जाएंगे असेंबली में? जी, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं, you should go। पार्टी के हेड है, बात अलग हो जाएगी, वो बात अलग हो जाएगी। तो ये मगर हमने ये इंसिस्ट किया और इन्होंने मान लिया। ये मानने पर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मान लिया कि जी एक ओवरसाइट कमेटी होगी, बाकायदा इसकी रिफॉर्म की टाइमलाइन होगी। मिली आपको वो टाइमलाइन? जी, 3 महीने में। मैं नहीं था कमेटी में, मगर मान गए थे वो हम देंगे। 3 महीने में ये माइलस्टोन है, 6 महीने में ये माइलस्टोन है, 9 महीने में जुडिशियल रिफॉर्म्स
फेसलेस कोर्ट्स, जो भी है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, मगर ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही होगा। और वो उन्होंने मान लिया था, और एक ओवरसी, उसको सबको ओवरसी करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो अभी यही बता रहे थे कि सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट बनेगी। ये अच्छी चीज़ है, ऐसे होना चाहिए और हम खुश हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होगी कि जिस दिन इस पे वोटिंग हो, इमरान खान को अपना वोट इसके हक में डालना चाहिए, या मौलाना फजल रहमान के ऊपर तंकीद नहीं करनी चाहिए, या जाके वोट डालें। आपके पैगाम मैं पहुँचा दूंगा, वहाँ नहीं दे रहा हूँ, आप भी दीजिएगा। मैं इस पर एक दो फिक्रे अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमने जो पिछला प्रोग्रेस है, बेपनाह प्रोग्रेस है, वो हमने दी है, कुछ अप्रिशिएट की, कुछ कमियां। टाइमलाइन क्या है नई रिफॉर्म का? वो कोई 20-25 पॉइंट हैं हर एक के बारे में, ये 3 महीने में, 6 महीने, साल में। लाइक उसमें मेजर पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, उसमें लीगल रिफॉर्म्स हैं, बुनियादी तौर पर जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, और उसमें इस तरह की रेलिवेंट चीज़ें। मतलब कहा जाता है ये जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं, इनको ये कोर्ट्स ट्रायल करने की पोजीशन में नहीं है। मुझे पता चला उस दिन डार साहब से कि आप टेररिज्म रिलेटेड कोर्ट्स ही नहीं सेटअप करने जा रहे हैं, पूरा लॉ नया बना रहे हैं। मैंने एक लॉ ड्राफ्ट करके दिया है, और वो शेयर कर दिया गया है सारे रेलिवेंट क्वार्टर्स में, इंक्लूडिंग प्रोविंसेस। उसकी 1-2 प्रोविजंस के ऊपर प्रोविंसेस को, मतलब हमारी ख्याल शायद फेडरलाइज हम कोट कर लें इसको, उसके अलावा बाकी तमाम लॉ के जो है हम उस पर उन्होंने इत्तफाक किया है। एक बड़ी अहम चीज़ जो मुतालबा हम सब का, इनका भी इतराज़ है, हमारा भी है, सबका, वो ये है कि ATA में सेक्शन 7 में टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत वसी है। मेरे ऊपर भी आ जाएगा, जहांगीर तरीन खान के ऊपर भी आ जाएगा, लगा हुआ है इनके लीडर। ये गलत है। ये पॉलिटिक्स का पार्ट हमारी, लेकिन इतना वसी डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमने जो नया ड्राफ्ट बिल बनाया है, उसमें हम इसको बहुत नैरो कर रहे हैं। आपने क्या डिफाइन किया? नहीं, वो तो शायद मेरे लिए इस वक्त पब्लिक करना मुश्किल हो, अगरचे हम सूबों से शेयर कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो बहुत नैरो हमने कर दिया। ये जो लंबी है ना लिस्ट, सेक्शन 7 ATA का आप पढ़े ना, 2 मील लंबा है, ये मुनासिब नहीं होता। ये नॉर्मल कोर्ट में जाना चाहिए मामला। ATA में ख़ास जेट ब्लैक का जो टेरर हो जाना चाहिए, वो भी हमने कहा है कि हम उसमें, जिसमें विक्टर्स प्रोटेक्शन है, जिसमें एसाटा वर्चुअल ट्रायल है, इस आइडेंटिटी एनोनिमिटी जो है, या प्रोविजन डाल दी। जी, ये उस ड्राफ्ट में हमने डाली हुई हैं, ये सारी चीज़ें लेंगे। लेकिन एक बात मैं खान मलिक साहब अर्ज करना चाहता हूँ, खान साहब से, सबसे एक पॉइंट आप नैब का पढ़ लें, नेशनल एक्शन प्लान का, और ख़ास तौर पर लीगल रिफॉर्म्स। लीगल रिफॉर्म 100% इन मामलात का, इन ट्रायल से मुंसलिक, सिवाय ला बनाने के, सारे का सारा प्रोवेंशल है। मसलन इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, 100% प्रोवेंशल, प्रोसिक्यूशन प्रोवेंशल, कोर्ट प्रोवेंशल, और क्रिमिनल लॉ बनाने का भी उनको कंकरेंट राइट हासिल है आर्टिकल 142 के तहत। हम तो चलो, हमने 21 के लॉ बनाए हैं इस 2 साल में, हमने शेयर किए उनके साथ रिफॉर्म्स करने के लिए। सूबे जो हैं, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनकी, उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया। एक में खान साहब की हुकूमत है, एक में पीपल पार्टी की हुकूमत है, और हम उनको कहते हैं भाई आपकी हुकूमत है, हमारी भी है, 2 में। मतलब ये कि बेसिकली चारों ने कुछ नहीं किया। हाँ, और थोड़ा बाद वक्त रेजिस्टेंस भी आती है वहां से। मैं दबे लफ्ज़ों में खुल के कह रहा हूँ, ये सही पॉइंट है, आई एग्री विद दिस पॉइंट, और ये करना चाहिए। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उनको भी लीड लेनी चाहिए थी, मगर हमने भी काम करना चाहिए था इसके ऊपर। वो हम केपी में इतनी मार पिट रही है, केपी में आप इनिशिएटिव ले, रिफॉर्म लेकर हम लेंगे, ले सकते हैं, मगर मैं देखिए होता ये है कि इस तरह की चीज़ जो कि एक नैप वाज अ फेडरल प्लान, तो इनकी, मैं समझता हूँ कि इनकी जिम्मेवारी ये थी कि प्रोविंस को बुला के बिठा के कहते भाई हमने ये फैसले किए हुए हैं, नैप में ये फैसले हुए हैं, जाएं आप ये अपने ये काम करें। वैसे टेररिज्म वाली कोर्ट्स जो हैं वो फेडरल रहनी चाहिए, प्रोविंसेस में कहीं तो आपके फैसले नहीं आएंगे। हम यही चाहते हैं, ये हम इससे एग्री करते हैं। आप एग्री करते हैं? हम एग्री करते हैं करेगा इसको? जी, केपी प्रोविंस जो है सपोर्ट करेगा इनको? जी, बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे, और ये ज़रूरी है। देखिए, हमने तो अपनी पूरी पुलिस को डिप्रोलिटाइज कर दिया, हम तो इस मामले में बहुत सीधे साधे काम। एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, ये जो आपके मिसिंग पर्सन है, आपने वो इंटरनमेंट सेंटर्स के अंदर डाले हुए हैं, क्योंकि आपकी अदालतें सजाएं नहीं देती हैं। आपने मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल पहले भी बढ़ा ली थी, अभी बढ़ा लेंगे। उन लोगों का क्या करेंगे? उसमें अगर कुछ 80 कसूरवार हैं तो 80 को सजा दें, 20 अगर नहीं कसूरवार हैं तो उनका तो कसूर नहीं। मैं लीगल जवाब दे दूँ। लीगल तो हमने उसका हल अभी भी किया है। क्या? कि जो लोग किसी वजह से अरेस्टेड है, समझो कि वो इस्लाह के तहत अरेस्टेड है, मकसद इसका यही है कि वो ओपन हो, ट्रायल हो उनका, और ये मामला आगे बढ़े। मतलब कानूनी तौर पे हम इस बिल में भी इस तरह की शिक है, पहले भी हमने पोपमे में डाली थी, और बेहतर ये है कि जुडिशल प्रोसेस में लोग आने चाहिए। सही, मैं ब्रेक ले लूँ तरीन साहब? ब्रेक से वापसी पे हम ये थोड़ा सा पनामा से भी 1-2 सवाल पूछेंगे, और आज आपके साथ इलेक्शन कमीशन ने जो सलूक किया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करेंगे या उसकी हिमायत करेंगे। ब्रेक के बाद, ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। जहांगीर तरीन साहब, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप एहतजाज करेंगे या उसकी हिमायत का झंडा उठाएंगे? पनामा का भी फैसला आना है, आज आप जीत के आए हैं, आज खुश बढ़े हैं, क्या करेंगे अब आप? देखें, इलेक्शन कमीशन की ऊपर जब हमने कभी भी तनकीद की है वो इशू बेस्ड तनकीद है। मैं समझा देता हूँ कि मेरा मतलब क्या है। यानी कि आप जुडिशल कमीशन का एग्जांपल ले लें, उन्होंने 40 नुकात बताए कि ये खामियाँ थी और ये जो गड़बड़ हुई है 2013 की इलेक्शन में, इसको ठीक किया जाए। तो आप बताएं कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में क्या किया? इमरान खान ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ है कि आइंदा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ होगा। कब शुरू करेंगे? मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, हमने देखें हम सब के लिए 2018 की इलेक्शन इस साल हो या अगले साल हो, ये बहुत अहम है हमारे लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए कि वो फ्री फेयर इलेक्शन हो और उसमें रिगिंग के चार्जेस ना लगें। ये बिल्कुल नोबल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप प्रोटेस्ट कब शुरू करेंगे? इमरान खान ने अनाउंस किया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, हमने पूरी फॉर्मुलेट किए हैं, एक 7 से 8 पॉइंट हैं जो हमारे ख्याल में अशद ज़रूरी हैं इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी के लिए। वो हम एक हफ्ते में, चंद दिनों में फाइनलाइज करके हम वो डिमांड पेश कर देंगे इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, खान साहब खुद करेंगे। तो हम फिर उम्मीद रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन पे एक्ट करे, और अगर नहीं करेगा एक्ट, इसका मतलब है कि फिर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर हम एहतजाज ज़रूर करेंगे। फिर आप सड़कों पे आएंगे? हम आ सकते हैं, मगर हमें ऑफर है उनको कि हम अब जब ये करेंगे हम उनके साथ बैठने को भी तैयार हैं कि अगर हमें यकीन हो जाए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बैरिस्टर साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो इन्हें ज़रूरत है सड़कों पे आने की? नहीं, वो तो खैर उनको जमहूरी हक है। मैं तो आई विल लास्ट पर्सन टू से कि ये एहतजाज न करें। आप वेलकम करेंगे इन्हें? क्या नहीं, वो तो जमहूरी हक है ना, अगर कानून ज़ाब्ते कहते हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल हमारे ना इंसाफ के इमरानी असूल हैं। वो ये हैं कि मेरे हक में फ़ैसला तो बहुत अच्छा, वो इदारा भी अच्छा, अगर मेरे ख़िलाफ़ है तो फ़ैसला भी गंदा, इदारा भी बहुत गंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने 76 मीटिंग्स की हैं, 9 लाख कंसोलिडेट करके 1 लाख हमने बनाया। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। गैर मामूली तौर पर वो अच्छा ला है, कंसेंसस से जा रहा है। ये जो कुछ डिफेक्ट आज तक सामने आए इलेक्शन कमीशन या लाज में, उनको रिमूव कर दिया गया। जो अदालतों ने 60-70 साल में फैसलों में बताया वो उसमें डाल दिया गया। जो अवाम की 4000 तजवीज़ें आई वो डाल दी गई, जो PTA ने, सब ने कहा, PTI ने, वो डाल दी गई और वो ड्राफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया गया है। आप मशवरा करें, वो मेरा ख्याल में 1-8 हफ्ते में वो ला फाइनलाइज होने वाला है। ECP ने जो कुछ अपने हक में प्रपोजल दी, सिवाय एक के कि वो कहते थे कि सिटिंग जज हों, जो पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं माना, उनसे ज़्यादा ऑटोनमी जो मांगते थे वो उस लॉ में लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हम दिए जा रहे हैं और कंसेंसस के साथ जा रहे हैं। इसके बाद वो काम होना तो है ही है, अभी हो जाएगा जल्दी जल्दी। मेरा ख्याल में ये थोड़ा उस पॉइंट स्कोरिंग, ये सियासत के इमरानी असूल है, बड़ी अच्छी टर्म बोली है, सियासत के इमरानी असूल, मुझे बड़ी पसंद आई है जी। वैसे ECP पे जाता हूँ, ये कहना या सोचना गलत है कि हम ECP के इदारे के ख़िलाफ़ हैं। हमने जो अपनी रिफॉर्म पे एक चीज़ें डिमांड की हुई हैं वो इनसे भी हैं कि ECP को कम्प्लीटली ऑटोनमस होना चाहिए और उनका 1 लाइन बजट होना चाहिए, और जो रूल्स हैं ECP के वो ECP खुद फॉर्मुलेट करे। इस लॉ में अभी तक जहाँ तक मुझे पता है ये रूल्स उसके हुकूमत फॉर्मुलेट करके ECP को देगी, या ECP के रूल्स के ऊपर हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकेंगे, उनकी अप्रूवल के साथ होंगे। तो ये तो इदारे की ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है। तो हम इदारे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हम इदारे को, और ये हमने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की भी है कि हमने जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की हमारी डिमांड, वन ऑफ द डिमांड इज़ कि ECP को स्ट्रेंथन करें, इंडिपेंडेंट करें और उनका 1 लाइन बजट हो, उनको, ताकि ये ना हो कि उनको पैसों की से पैसे ना दे के एक इस्तेमाल किया जाए उनके ऊपर एक चीज़। तो ये तो सारी बड़ी अच्छी बात है ना। ECP को खुश होना चाहिए। मैं आज करूँ, ECP ने अपनी ऑटोनॉमी के लिए हमें पेपर दिया था। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस पार्लिमानी कमेटी ने उससे ज़्यादा पावर उनको दी हैं। एक बार बाकी रह गया कि रूल, इस वक्त लीगल पोजीशन ये है आइन में कि ECP के रूल प्रेसिडेंट की कंसेंट से जो वो बनते हैं। ये जुडिशल प्रोसीजर है, ये लेजिस्लेचर प्रोसीजर है। इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट चेंज कर दिया, जज की अपॉइंटमेंट है, वो एक टेक्निकल हेड ऑफ स्टेट उसको साइन करता है। रूल ऑलवेज वो गवर्नमेंट के पास चाहते हैं, ये नहीं गवर्नमेंट को चेंज कर। ECP जब रूल भेजेगी तो कैसे वो चेंज करेंगे, लेकिन उसका भी हल हमने ढूंढा हुआ है। अच्छा किया इस पार्लिमानी कमेटी ने, फिर लॉ मिनिस्ट्री के तवाबुन से हमने साथ के साथ, जब एक्ट ड्राफ्ट हुआ है, साथ के साथ रूल भी ड्राफ्ट हो गए
वो कमो बेश उसके ऊपर भी सबका कंसेंसस है। तो बिल्कुल लास्ट फ्यू सेकंड है तरीन साहब, पनामा कब तवक्को है और क्या तवक्को है? देखिए, हमें तो ख्याल था कि इसी हफ्ते फैसला आ जाएगा। किसी वजह से लेट हो गया होगा, आपस में जजेस की आखिर मसाइल कोई टेक्निकल बुनियादों के ऊपर या लिख रहे होंगे या फाइनल कर रहे होंगे, लेट हो गया है। उम्मीद है जल्दी आ जाएगा। ज़्यादा कौम को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में तो हतमी तौर पर ज़रूर फैसला आ जाएगा। क्या आएगा? ये जिस तरह कोर्ट का केस चला है, ये फैसला ऐसे आएगा जिससे पाकिस्तान की सिमत तब्दील होगी और ये जुडिशरी जो है वो अपना जो जुडिशरी का रोल है उस रोल के ऊपर मुझे बहुत उम्मीद है कि वो खड़े होंगे और वो ऐसा फैसला करेंगे जो इंसाफ पे वन लाइन है सर आपसे भी। हमें तो अदालत उम्मा पे मुकम्मल एतबार है। इंशाअल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला आएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, मरीम के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। इंशाअल्लाह सुरखरू होकर निकलेंगे। बस फिर अदलिया की अल्लाह खैरी करे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, जहांगीर खान तरीन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।